डॉ आदित्य श्रीवास्तव अपने स्टडी में बैठे थे। लखनऊ की धूप खिड़की से आ रही थी। सुबह बहुत शांत थी। तभी फोन की घंटी बजी और शांति भंग हो गई। फोन उनके दोस्त राजा साहिब का था। उनकी आवाज में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने एक अजीब श्राप के बारे में बताया। ये श्राप उनके राजस्थान वाले पुश्तैनी महल पर था। राजा साहिब को आदित्य की मदद चाहिए थी। आदित्य ध्यान से सुन रहे थे। उनकी उत्सुकता बौरच गई। उन्हें हमेशा से ही अज्ञात चीजों में रुचि रही थी। राजा साहिब ने उनसे राजस्थान आने की विनती करी। उन्होंने वादा किया कि वो सब कुछ समझाएंगे। आदित्य बिना झिझक मान गए। वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो गए। आदित्य ने अपना बैग पैक किया। वो उत्साहित भी थे और थोड़े नर्वस भी। उन्हें लग रहा था कि ये ट्रिप यादगार होगी। उन्होंने लखनऊ को अलविदा कहा और अपने सफर पर निकल पड़े। डॉ आदित्य श्रीवास्तव कोई आम डॉक्टर नहीं थे। वो शरीर की बीमारियों का इलाज नहीं करते थे। वो दिमाग की बीमारियों का इलाज करते थे। वो पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट थे। लोग उन्हें तब बुलाते थे जब अजीबोगरीब चीजें होती थी, ऐसी चीजें जिनका कोई तार्किक कारण नहीं होता था। आदित्य को हमेशा से ही अलौकिक चीजों में दिलचस्पी रही थी। उन्होंने पुराने ग्रंथों और नए सिद्धांतों का अध्ययन किया था। वो शक्की थे, लेकिन उनका दिमाग खुला था। उनका मानना था कि दुनिया में हम जो देखते हैं उससे कहीं ज्यादा है। आदित्य अपने शांत स्वभाव और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। उन्हें रहस्य सुलझाने में मजा आता था, लेकिन यह केस अलग था। इस बार वो सदियों पुराने श्राप के बीच जा रहे थे। ट्रेन का सफर लंबा था। आदित्य बदलते हुए नजारों को देख रहे थे। हरे भरे खेत सूखी बंजर जमीन में बदल गए। वो आखिरकार राजस्थान पहुंच गए। शानदार किलों और प्राचीन कहानियों की धरती। राजा साहिब स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वे घंटों गाड़ी चलाते रहे। रास्ता कठिन था लेकिन खूबसूरत भी। तेज धूप पड़ रही थी। आखिरकार वे महल पहुंच गए। वो बहुत भव्य था। महल की मीनारें आसमान छू रही थी, लेकिन उसके आसपास उदासी का माहौल था। जैसे ही आदित्य गाड़ी से उतरे, उन्हें ठंड लग गई। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई रात छुपाए हुए हो। उन्हें पता था कि वो कुछ खास जानने वाले हैं, शायद कुछ खतरनाक भी। महल गलियारों और आंगनों का भूल भुलैया था। खूबसूरत, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। आदित्य को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मानो कोई या कुछ उन्हें देख रहा हो। राजा साहिब उन्हें एक बड़े कमरे में ले गए। वहां पुरानी किताबें और कलाकृतियां थीं। राजा साहिब ने अपनी कहानी शुरू करी। उन्होंने अपने पूर्वज, एक टूटे हुए दिल वाले राजकुमार के बारे में बताया। राजकुमार को उसकी प्रेमिका ने धोखा दिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसके दुख ने महल को श्राप दे दिया था। आदित्य ध्यान से सुन रहे थे। वो कमरे को जांच रहे थे, कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता था कि श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो असली था, और वो राजा साहिब और उनके परिवार को परेशान कर रहा था। वो मदद करने की ठान चुके थे। भाग 5। टूटे हुए दिल का श्राप। दुख से पागल हुए राजकुमार ने बुरी ताकतों से समझौता कर लिया था। उसने महल को श्राप दिया था, इसकी दीवारों के अंदर किसी भी प्यार को खुशी नहीं मिलेगी। उसकी प्रेमिका पछतावे से भरी खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा महल में फंसी हुई है। कई पीढ़ियों ने दुख झेला है। अजीब दुर्घटनाएं, अजीब बीमारियां और सफेद कपड़ों में एक भूतिया औरत की फुसफुसाहट गलियारों में गूंजती रहती है। खुद राजा साहिब ने अजीब घटनाएं देखी थी। उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। आदित्य शक्की होने के बावजूद महल में फैले डर को नकार नहीं सके। उन्हें पता था कि उन्हें इस रहस्य की तह तक जाना होगा। उन्हें श्राप को समझना होगा और उसे तोड़ने का तरीका खोजना होगा। भाग 6। रात के साए। जैसे ही रात हुई, महल में जान आ गई। गलियारों में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। मंद रोशनी वाले हॉल में साए नाच रहे थे। आदित्य को अपने पास कोई ठंडी चीज महसूस हुई। उन्हें पता था कि वो अकेले नहीं है। उन्होंने घटनाओं का तार्किक कारण ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन जितना ज्यादा वो खोजबीन करते, उतना ही उन्हें एहसास होता कि कुछ बुरा हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। आदित्य की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्हें पता था
कि उनका सामना किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज से है। उन्हें सावधान रहना होगा। एक गलत कदम विनाशकारी हो सकता है। भाग 7 गुप्त रास्ता। एक दिन महल में घूमते हुए आदित्य को एक छिपा हुआ दरवाजा दिखा। यह एक टेपेस्ट्री के पीछे छुपा था। उन्होंने उसे सावधानी से खोला। यह एक अंधेरे और धूल भरे रास्ते की ओर जाता था। उन्होंने एक राज खोज लिया था। राजा साहेब हैरान थे। उन्होंने महल का यह हिस्सा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने साथ मिलकर इस रास्ते को देखने का फैसला किया। यह संकरा और गीला था। हवा में सड़ांध सी महक थी। रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। आदित्य को मनहूसियत का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वे रहस्य की गहराई में जा रहे हैं, जहां श्राप का सबसे ज्यादा असर था। भाग 8 भूल भुलैया का केंद्र। रास्ता एक विशाल भूमिगत कक्ष में खुलता था। यह ठंडा और गीला था। कक्ष के बीच में एक भूल भुलैया थी। यह पुराने पत्थर से बनी थी। इसकी दीवारें अजीब निशानों से ढकी थीं। राजा साहेब हैरान थे। उन्होंने इस भूल भुलैया के बारे में कभी नहीं सुना था। आदित्य बहुत उत्साहित हो गए। उन्हें पता था कि यह भूल भुलैया श्राप को समझने की कुंजी है। उन्हें इसमें रास्ता ढूंढना था। आदित्य और राजा साहेब भूल भुलैया में कदम रखते हैं। वे कक्ष में गूंजती फुसफुसाहट सुन सकते थे। वे ये नहीं देख पा रहे थे कि कौन या क्या बोल रहा है। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, हवा ठंडी होती गई। भाग 9 अंधेरे में फुसफुसाहट। भूल भुलैया भ्रमित करने वाली थी। हर मोड़ एक बंद गली की ओर जाता हुआ लग रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे आदित्य और राजा साहेब को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हों। उन्हें भूल भुलैया का केंद्र ढूंढना था। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई उन्हें देख रहा था। उन्हें लगातार ऐसा लग रहा था कि वे खतरे में हैं, लेकिन वो श्राप को तोड़ने की ठान चुके थे। आदित्य और राजा साहेब आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ उनका हौसला बढ़ता गया। फुसफुसाहट तेज हो गई और रोने की आवाज में बदल गई। वे करीब पहुंच रहे थे, लेकिन भूल भुलैया के केंद्र में उनका क्या इंतजार था।